हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं साइंस को। जैसे कि आप सभी को पता है, साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्रह्मांड यूनिवर्स करके, ठीक है। उसको आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बेसिकली ये सेशन आपका 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। आज हम लोग यहाँ पर यूनिवर्स यानी कि जो अपना स्पेसिफिक सौर मंडल है, ठीक है, सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। और जो सेकंड सेशन रहेगा उसमें हम लोग जो स्पेस साइंस होता है, जैसे लाइक कोई भी मिसाइल है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कोई भी अनुसंधान संस्थान हो गया, जैसे लाइक इसरो हो गया, नासा हो गया, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन जो है कम्प्लीटली सोलर सिस्टम के ऊपर आपका रहेगा। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। सेशन आपका बाइलिंगुअल है, ठीक है। जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो बाइलिंगुअल मिलेगी। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं। किसी तारों के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाला खगोलीय पिंड जो है क्या कहलाता है। तारे के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, उसको खगोलीय पिंड ग्रह कहा जाता है। जो सौर मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, 2 भागों में डिवाइड है। एक आंतरिक चक्र होता है और दूसरा होता है बाहरी वृत्त या बाहरी चक्र, ठीक है। आंतरिक चक्र जो होता है, आंतरिक चक्र के ग्रह जैसा कि वे सूर्य और शुद्ध ग्रहों के बेल्ट के बीच में स्थित है, ये आंतरिक ग्रह या फिर स्थलीय ग्रह उनको कहा जाता है। स्थलीय ग्रह क्यों? अर्थात पृथ्वी की तरह वे चट्टान और धातुओं से मिलकर बने हैं, अपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाले हैं, इसीलिए उनको आंतरिक ग्रह या फिर स्थलीय ग्रह यहाँ पर कहा जाता है। फिर आ जाते हैं बाहरी वृत्त के ग्रह या बाहरी चक्र के ग्रह, आप इसको बोल सकते हैं। या बाहरी ग्रह जो है या गैस विशाल ग्रह या फिर जोवियन ग्रह, इनको यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। इनको एक नाम से और बोला जाता है पार्थिव ग्रह के नाम से। कई सारे नाम हैं इसके, जैसा आप बोलना चाहे। और सेकंड वाले जो लास्ट के 4 होते हैं, स्टार्टिंग के 4 आपके पार्थिव हो जाएंगे और लास्ट के जो 4 है, 8 ग्रहों के बारे में चर्चा होगी। लास्ट के 4 जो है जोवियन ग्रह यहाँ पर कहलाते हैं, अर्थात बृहस्पति के सदृश जो होते हैं, बृहस्पति के लाइक, वो सारे बाहरी वृत्त की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर 8 ग्रहों के नाम दे रखे हैं। सन से यदि हम लोग स्टार्ट करें, भी पूरा हिंदी में समझ लेंगे, जस्ट एक डायग्राम से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ग्रह किस साइज का है और कैसा दिखता है, ठीक है। सबसे पहले बुध, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। बुध ये हो गया। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, फिर ये आपका शुद्र बेल्ट, फिर बृहस्पति, फिर आपका सैटर्न, शनि, है ना, जिसके बाहर ये वलय पाया जाता है, फिर आपका अरुण हो गया और फिर वरुण हो गया। लास्ट का जो प्लूटो है, यानी कि जो यम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये श्रेणी से यहाँ पर बाहर है, ठीक है। कॉमेट्स वगैरह क्या होते हैं, ये बेल्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आज के ही सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो सेशन को लास्ट से देखिएगा। कोई भी चीज़ आपको न्यू लग रही है, नोट डाउन ज़रूर से कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी पीडीएफ को या पूरे वीडियो को बार बार देखेंगे। जस्ट एक रिवीजन आपको करना है। तो रिवीजन के लिए क्या होता है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको एग्जाम टाइम में याद नहीं रहेगी, सिर्फ आप उनको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं ये वाले, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह यहाँ पर बोला जाता है। और लास्ट के जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गए, फिर उसके बाद 4 ग्रह, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे लास्ट के जो है बाहरी ग्रह या फिर जोवियन ग्रह यहाँ पर इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आंतरिक वृत्त में 4 ग्रह आ गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ गए, ठीक है। क्या विशेषता है, छोटे और सघन पिंड है। जबकि बाहरी वृत्त में 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या यूरेनस, नेपच्यून आ गए, ये शामिल है। यदि हम सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, सेंटर वाला ग्रह क्या था, बृहस्पति था, को अपने सौरमंडल के ग्रहों के केंद्र के रूप में मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम लोग बृहस्पति को सेंटर में लेकर जाते हैं, मतलब बृहस्पति को अगर अपन लोग सेंटर पॉइंट मान लें, ठीक है, तो बृहस्पति के दोनों ओर से दूर जाने पर जो है ग्रहों का आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। मंगल इसका एक अपवाद यहाँ पर रहेगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब भी आपको बोला जाता है ना, वन सेकेंड, आई थिंक वॉइस क्लियर है, ठीक है। देखो क्या समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखो आपको बहुत सारी बार बताया जाता है कि ग्रह जो है, जो सबसे बड़े हैं, जो फिर वहाँ से लेकर छोटे तक, मतलब ग्रहों को अवरोही या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो बस आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। ट्रिक भी लगाने की बजाय सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि क्या करें, बृहस्पति को हम लोग सेंटर पॉइंट मान लें,
ठीक है, बृहस्पति से इस साइड जाओगे यानी कि आंतरिक ग्रहों की तरफ जाओगे, या फिर बाहरी ग्रहों की तरफ जो अभी आपने पढ़े लास्ट के 4, शनि, अरुण और वरुण, इसकी साइड जाओगे तो साइज क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। कैसे होगा वो अपन देखते हैं। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मंगल इसका अपवाद है, क्योंकि मंगल में ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। ग्रहों की कक्षाएं लगभग वृत्ताकार होती है, लेकिन कई धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और कूपर बेल्ट जो होते हैं ये अत्यधिक अंडाकार कक्षाओं का अनुसरण करते हैं। मतलब ये जो है इस प्रकार से गति करते हैं। मोस्टली वृत्ताकार होती है, बट ये जो धूमकेतु वगैरह जो है ये सारे अंडाकार कक्षाओं का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कंसेप्ट बृहस्पति वाला सच में एप्लीकेबल है, क्योंकि कोई भी ट्रिक बनाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें एक अपवाद रह ही जाता है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये ट्रिक हमारी काम कर रही है। हम लोग बृहस्पति को सेंटर पॉइंट मान रहे हैं, इससे इधर जाएंगे और इससे इधर जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपके कंसेप्ट। एक तो इससे इधर जाना है आंतरिक ग्रहों की तरफ, और एक इससे बाहर की साइड जाना है बाहरी ग्रहों की तरफ। ग्रहों का अवरोही क्रम जो है सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति हो गया, फिर इधर चलो, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। ठीक है, अब इधर आएंगे तो आपने क्या देखा था कि मंगल जो है इसमें एक अपवाद है, मंगल एक अपवाद है ना, तो इसको छोड़ दो। फिर अर्थ के पास आओ, अर्थ के बाद क्या कर दो, शुक्र आ गया। शुक्र के बाद इस जगह आप मंगल को रख दो और फिर आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। इन्होंने क्या बोला था कि बृहस्पति को सेंटर पॉइंट मानो और साइज के अकॉर्डिंग इनको रिड्यूस करना स्टार्ट करो। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून हो गया। फिर इधर उल्टी साइड आ जाओ, यहाँ पर मंगल को छोड़ना है, अर्थ हो गया, वीनस हो गया, मर्क्यूरी हो गया, और लास्ट में मर्क्यूरी से पहले आपको क्या करना है, मार्स को यहाँ पर रख देना है, मंगल को यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एंड बुध हो गया। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, दूसरे नंबर का शनि है। आकार में पृथ्वी जो है कौन से नंबर पर आता है देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें नंबर पर पृथ्वी आता है। मतलब कितनी आसान सी ट्रिक भी नहीं है, जस्ट एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई जुपिटर से चलोगे तो आप बाहरी ग्रहों की तरफ जाओ। साइज भी वैसे आपको दिख ही रही है यहाँ पर, है ना, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हैं तो साइज भी बिल्कुल विजिबल है। सबसे बड़ा ये रहा, 1 सेकेंड, सबसे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा, साइज भी देख लो आप, ये छोटा हो गया, फिर ये वाला हो गया, ये इससे छोटा है, इसको यहाँ पर लाकर रख दो। तो साइज भी बिल्कुल डायग्राम साइज वाला ही है, साइज के अकॉर्डिंग ये बना रखा है। एक क्वेश्चन एग्जाम में था, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब दैट मीन्स पहले सबसे बड़ा। ठीक है, तो पहले सबसे बड़े में कौन है, बृहस्पति है। फिर हम लोग जो बाहरी ग्रह जोवियन है उसकी तरफ चलेंगे, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, फिर पृथ्वी आ गया, फिर शुक्र आ गया, फिर बीच में हमने क्या बोला कि मार्स, मंगल जो होता है अपवाद होता है, मंगल को रख दो। लास्ट में जो सबसे छोटा है बुध है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आंतरिक ग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो 4 है उनके बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इनर सोलर सिस्टम उस क्षेत्र का पारंपरिक नाम है जिसमें स्थलीय ग्रह आते हैं जो पृथ्वी के समान होते हैं, जस्ट लाइक पृथ्वी की तरह दिखेंगे। क्षुद्र ग्रह शामिल है, ठीक है, स्थलीय ग्रह और क्षुद्र ग्रह इसमें शामिल है। ये मुख्य रूप से सिलिकेट्स और धातु के बने होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की भी यही प्रॉपर्टी है, तो सेम इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो इसलिए इनको जो है आंतरिक ग्रह के साथ रखा गया है। 4 आंतरिक या स्थलीय ग्रहों में सघन चट्टान रचनाएं और कई वलय प्रणाली यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वे बड़े पैमाने पर खनिजों के बने होते हैं, जैसे कि सिलिकेट्स हो गए जो उनकी ऊपर की पपड़ी जो है और मेंटल बनाते हैं, और धातु जैसे लोहा और निकेल हो गया, ये मिलकर पृथ्वी का कोर का निर्माण करते हैं। आपने देखा है ना, जो पृथ्वी की संरचना है वो इसी से मिलकर बनी है, खनिजों की बनी हुई है, जैसे जस्ट लाइक सिलिकेट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटल का निर्माण होता है, लोहा और निकेल, जिसकी वजह से कोर का निर्माण होता है। ठीक है, कोर, मेंटल, क्रोड आपने पढ़ा हुआ है ना, पृथ्वी की संरचना। 4 में से जो 3 आंतरिक ग्रह है, जस्ट लाइक शुक्र, पृथ्वी और मंगल, में मौसम उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त वातावरण है। सभी में प्रभाव, क्रैटर और विवर्तनिक की सतह विशेषताएं, जैसे कि दरार आना, घाटियां और ज्वालामुखी, ये सारी इन तीनों में विशेषताएं देखने को मिलेगी। किसमें, बुध को छोड़कर शुक्र, पृथ्वी और मंगल में, मतलब इन 3 आंतरिक ग्रहों में देखने को मिल सकती है। चलिए अब 1 बाय 1 करके हम लोग थोड़ा सा बुध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बुध की सतह भारी गड्ढों वाली दिखाई देती है और दिखने में चंद्रमा के समान है। यह दर्शाता है कि अरबों वर्षों से भूगर्भीय रूप से निष्क्रिय रहा है, क्योंकि बुध पर कोई वातावरण है नहीं। ठीक है, जब पृथ्वी से देखा जाता है तो ग्रह को केवल शाम या सुबह के समय ही पश्चिमी या पूर्व क्षितिज के पास देखा जा सकता है। यह एक चमकीले तारे जैसी वस्तु के रूप में दिखाई दे सकता है, लेकिन शुक्र की तुलना में ये थोड़ा कम चमकीला, क्योंकि सबसे चमकीला जो है वो क्या है, शुक्र है। अच्छा, ये क्लास हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।
इसमें ऑलमोस्ट क्या मतलब 99% हम लोग जो है सोलर सिस्टम को यहाँ पर आपका कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद जो है जस्ट लाइक बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि सबसे तेज चमकने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, किसके आसपास वलय पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इसके लिए जस्ट एक 10 मिनट का सेशन आपको अटेंड करना है। उसमें क्विक और फास्ट रिविजन होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सारी क्विज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप पूरा थ्योरेटिकल देख लीजिए, जस्ट एक रिविजन सेशन होगा 10 मिनट में, इसकी जितनी भी क्विज है उसको फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, चमकीला बुध भी चमकीला है लेकिन शुक्र जितना चमकीला नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। गर्मी बनाए रखने के लिए लगभग कोई वातावरण नहीं होने के कारण इसकी सतह का तापमान, किसकी बात कर रहे हैं, बुध की, कोई वातावरण है नहीं, तो इसकी सतह का तापमान सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में दैनिक रूप से अधिक भिन्न होता है। मतलब कि कभी ज़्यादा कभी कम वो वाला कंसेप्ट चलता है। रात में -173 चला जाता है और दिन के दौरान 427 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर चला जाता है। बुध सौरमंडल के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह गैनीमेड, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है उस, और टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है उससे भी छोटा है। मतलब बुध जो है काफ़ी छोटा है, क्योंकि अभी आपने अवरोही क्रम में अरेंज किया था तो सबसे लास्ट में आपने बुध को रखा था। तो ये जो उपग्रह है ना उनसे भी छोटा है। प्राकृतिक उपग्रह है किसका, बृहस्पति का गैनीमेड। ठीक है, और टाइटन शनि का है, इन दोनों से भी छोटा है, लेकिन गैनीमेड और टाइटन की तुलना में इसका द्रव्यमान जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2004 में मैसेंजर अंतरिक्ष यात्री द्वारा प्राप्त छवियों ने पायरोक्लास्टिक प्रवाह यानी कि ज्वलनशीलता और बुध के ध्रुवों पर पानी की बर्फ के सबूत प्रकट किए। मतलब कि कहीं ना कहीं बुध के ध्रुव पर क्या है, पानी है और ज्वलनशीलता यहाँ पर देखी गई है। ये कब पता चला था, 2004 में पता चला था। चलिए, अब आपके सामने आ रहा है शुक्र। ठीक है, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाली तीसरी सबसे बड़ी चमकीली वस्तु आप बोल सकते हैं। यह ग्रहों में सबसे चमकीला है क्योंकि इसके वातावरण को कवर करने वाला अत्यधिक परावर्तक सल्फ्यूरिक एसिड के कारण इसका अल्बेडो जो है सबसे अधिक होता है। ये कभी कभी दिन के उजाले में भी देखा जा सकता है, नग्न आंखों से आप इसको देख सकते हैं। शुक्र को कभी कभी उनके समान आकार, द्रव्यमान, सूर्य से निकटता, संरचना और समान भौतिक विशेषताओं जैसे उच्च पठार, वलित पर्वतीय बेल्ट, कई ज्वालामुखी आदि की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की बहन बोल दिया जाता है ना, पृथ्वी का जुड़वा इसको आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर पृथ्वी की बहन आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का कंसेप्ट देखिए, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, यह अन्य मामलों में पृथ्वी के मौलिक रूप से थोड़ा भिन्न है ना। अत्यधिक परावर्तक सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढके होने से लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बने घने वातावरण के कारण शुक्र की जो सतह है वो पूरी तरीके से ढकी हुई है। इसमें 4 स्थलीय ग्रहों का सबसे घना वातावरण है ना, सबसे ज़्यादा घना वातावरण आपको इसका मिलेगा, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल में। ग्रह की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 92 टाइम्स ज़्यादा है, वायुमंडलीय प्रेशर जो है इतना ज़्यादा है। या मोटे तौर पर दबाव जो है पृथ्वी पर 900 मीटर यानी कि 3000 फीट पानी के नीचे यहाँ पर पाया जाता है। शुक्र सौरमंडल का अब तक का सबसे गर्म ग्रह, भले ही बुध सबसे पास में, बट फिर भी उसमें आपने देखा इसका वातावरण है नहीं, उसका एटमॉस्फेयर है नहीं, तो रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा और दिन के समय बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं शुक्र जो है सौरमंडल का ऑल टाइम सबसे गर्म ग्रह रहता है। यह CO2 की उच्च सांद्रता और घने वातावरण से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हुआ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम सभी जानते हैं, मतलब किरणें जो है वापस नहीं जा पाती, इसके कारण ये काफ़ी गर्म हो जाता है। शुक्र का एक दिन जो है पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है और यह अपने वर्ष 224 दिन से अधिक समय तक रहता है। यह अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। प्राचीन साहित्य में शुक्र को पाए सुबह का तारा और शाम का तारा यहाँ पर कहा जाता है। भोर का तारा और संध्या का तारा सुबह और शाम के समय देखा जा सकता है, इसीलिए इसको शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा। चलिए चंद्रमा की बात भी कर लेते हैं, इन्हें क्यों स्किप करें हम लोग, राइट। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, और ग्रेविटी में कितना करते हैं, 1/6 होता है। ठीक है, कल के सेशन में हमने किया ही था मैराथन में। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य से प्रकाश की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य से, राइट, सन की बात हो रही है, सन से कितना लगता है, लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड एक्चुअल वैल्यू है, इतना समय लगता है, लगभग 500 सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने में हम लोगों के बस जो है 1 सेकेंड का समय लगता है, 1.3 सेकेंड जो अगर आप बोलें।
चंद्रमा ज्वारीय रूप से पृथ्वी से बंधा हुआ है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लेता है। आपने देखा है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं, वो किसकी स्थिति के कारण आते हैं? चंद्रमा की स्थिति के कारण आते हैं। ठीक है, एक डिटेल में आपको इसके बाद बताऊंगी। टाइडल लॉकिंग जो है उस स्थिति को नाम दिया गया है जब किसी वस्तु की कक्षीय अवधि उसकी घूर्णीय अवधि से क्या करती है? मेल खाती है। टाइडल लॉकिंग के परिणाम स्वरूप जो है हमें पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की कक्षीय दूरी का एक महत्वपूर्ण स्थिरांक है। इसके बिना पृथ्वी का झुकाव जो है 85 डिग्री तक भिन्न हो सकता है। वर्तमान में पृथ्वी की घूर्णन की दूरी हमारे कक्षीय तल के सापेक्ष 23.5 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। नील आर्मस्ट्रांग ऐसे पहले व्यक्ति थे और बज एल्ड्रिन 29 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन पर चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले, और बज एल्ड्रिन जो है यहाँ पर दूसरे व्यक्ति थे। नील का नाम तो आपको पता ही है, ये फर्स्ट थे। ठीक है, और बज एल्ड्रिन जो थे सेकंड पर्सन यहाँ पर थे। ठीक है, और इंडिया से राकेश शर्मा। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखा है कि जो ज्वार भाटा वाली सिचुएशन क्रिएट होती है वो कैसे होती है? वो चंद्रमा की स्थिति के कारण क्रिएट होती है। इसका मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, किसी का भी वीडियो बना हुआ है ना, कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करूँगी। ठीक है, तो लगभग 10 बजे के करीब जो है आपको वो स्टेटस पर दिखाई देगा, उसको आप ज़रूर से देख लेना, विजिट कर लेना कि कैसे परिस्थितियाँ या महासागरों पर जो ज्वार भाटा आते हैं, है ना, कब महासागर की लहरें बहुत गहरी होगी, और इस तरीके की जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है वो मून की वजह से होती है। मैं आप सभी के साथ वो शेयर करूँगी वीडियो, उसको आप ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो अमावस्या होती है, जो पूर्णिमा होती है, इन सारे दिनों का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब आमतौर पर यह माना जाता है चंद्रमा का गठन। अच्छा, चंद्रमा आया कैसे? मतलब सारे ग्रह ठीक है, लेकिन चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ होगा? तो आमतौर पर यह कंसीडर किया जाता है कि पृथ्वी के एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा का निर्माण जो है विशाल प्रभाव या फिर बिग स्प्लैट जो है इसकी वजह से हुआ है। कैसे हुआ होगा, है ना, ये देखिए, मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना आकार का एक पिंड जो है पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही पृथ्वी से टकराया, है ना। मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना आकार का कोई भी एक पिंड जो है वो क्या हुआ? पृथ्वी बनी, है ना। जैसे ही पृथ्वी बनी होगी, जस्ट लाइक पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, तो मंगल जैसा ही कोई पिंड जो है उसके आकार का 3 गुना मंगल के आकार, वो क्या करा? पृथ्वी से आकर टकरा गया। ठीक है, इससे धरती के एक बड़े से हिस्से को यहाँ पर क्या हुआ? बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। विस्फोटित सामग्री का यह हिस्सा पृथ्वी की तब पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। जो भी विस्फोट हुआ यहाँ पर, जो भी पृथ्वी का जितना भी हिस्सा विस्फोट हुआ, वो क्या करता रहा? पृथ्वी की परिक्रमा यहाँ पर करता रहा। ठीक है, और अंततः लगभग 4.44 अरब साल पहले चंद्रमा के रूप में वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, एक बार आप इसका डायग्राम देख लो, शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो, ये पृथ्वी है ना, मंगल के द्रव्यमान का 3 गुना लगभग जो है पृथ्वी से आकर टकराया। पृथ्वी का इतना हिस्सा नष्ट हो गया। अब ये हिस्सा क्या कर रहा है? ये हिस्सा यहीं इसी तरीके से पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है, और फिर ऐसे करते करते यहाँ पर क्या हुआ? चंद्रमा का निर्माण हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये टकराया, और इस तरीके से हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हाँ, ऐसा कंसीडर किया जाता है। एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं बोल सकते, बट हाँ, ऐसा कंसेप्ट, ऐसी अवधारणा मानी जाती है कि चंद्रमा का निर्माण जो है कुछ इसी तरीके से हुआ होगा पृथ्वी से टकराने के बाद ही। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागरों को ऊपर उठने और गिरने का आभास होता है। ठीक है, पृथ्वी घूमती है तो चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशन, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन लगता है, ठीक है, महासागरों के ऊपर उठने मतलब महासागर में धारा ऊपर आती है, नीचे जाती है, इसी को ज्वार और इसी को भाटा कहा जाता है। ठीक है, ज्वार और जो है पृथ्वी के घूमने के बीच में थोड़ा सा घर्षण होता है, जिसके कारण पृथ्वी का घूमना थोड़ा सा धीमा यहाँ पर हो जाता है। लगभग 100 वर्षों में 1.4 मिली सेकेंड जो है पृथ्वी यहाँ पर धीमी होती जा रही है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने से 1.4 मिली सेकेंड का क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट आप देखो कि ये कितने सालों से चल रहा होगा, जब से चंद्रमा बना होगा, है ना। मतलब 4.44 अरब साल पहले चंद्रमा निर्मित हो चुका है। ठीक है, तो 100 वर्षों में 1.4 मिली सेकेंड जो है धीमी हो रही है, तो आप सोच सकते हैं, है ना, ये भी एक अच्छा साइंटिफिक कंसेप्ट है। जैसे ही पृथ्वी धीमी होती जाती है, ये चंद्रमा को थोड़ा यानी कि 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है दूर जाने देती है ना। तो इस पर एक बहुत ही मतलब एक यूनिक वे में एक वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो वो शेयर करूँगी। उसमें जस्ट लाइक जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं,
ऐसे जस्ट लाइक एक कार्टून फॉर्म में पूरी शॉर्ट मूवी बना रखी है। उसमें ये बोला है क्या पृथ्वी जो है उसको एक कार्टून बनाकर वो चंद्रमा से पूछती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या। तो फिर मून जो होता है वो उस पूरे कंसेप्ट को समझाता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी ही गलती है कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। जस्ट लाइक एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो क्लिप है, अगर मुझे दिखा तो मैं आप सभी के साथ वो भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चंद्रमा का उपनिवेश करना, मतलब चंद्रमा का अगर हम लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उस पर हुई है, ये सारी चीज़ें। चंद्रयान-1 द्वारा चंद्र ध्रुवों पर चंद्र जल की जो खोज है, इसने चंद्रमा की रुचि को काफ़ी बढ़ा दिया है। चंद्रयान-1 की वजह से काफ़ी इंटरेस्ट आया कि चांद पर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, जल की खोज वगैरह। ठीक है, ये किसके द्वारा की गई थी? चंद्रयान-1 के द्वारा की गई थी। अंतरिक्ष यान के द्वारा चंद्र सतह की खोज 1959 में सोवियत संघ के लूना कार्यक्रम के साथ स्टार्ट हो गई थी। लूना 2 ने इसकी सतह पर एक कठिन लैंडिंग की और चंद्रमा की पहली कृत्रिम वस्तु का निर्माण किया। ठीक है, कृत्रिम वस्तु बन गई। चंद्र सतह की खोज 1968 में शुरू हुई जब अपोलो 8 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की परिक्रमा करी थी। ठीक है, फिर अपोलो 8 तो गया था सिर्फ चंद्रमा की परिक्रमा करने, फिर इंसानों को कब भेजा गया? अपोलो 11 के थ्रू भेजा गया। ठीक है, अगले वर्ष जो है अपोलो 11 जो है लूनर मॉड्यूल ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा। अभी दोनों नाम आपने पढ़े। 2009 में चंद्रयान जांच ने पाया कि चंद्र मिट्टी में वजन के हिसाब से 0.1 पानी का परसेंट रहता है। जितना वजन है उसका 0.1% उसमें पानी होता है। ठीक, इससे क्या फ़ायदा हुआ है? अच्छा, अभी चंद्रमा पर जो इससे इतनी रिसर्च करे, इससे क्या फ़ायदा होगा? इंसान चंद्रमा पर रहेगा इसलिए आप पृथ्वी से लोगों को लेकर जाएंगे? नहीं, इसका मेन जो आधार माना गया था कि इतनी जो रिसर्च हो रही है, इसका पर्पस ये है कि एक चंद्र आधार स्थानीय रूप से निर्मित ईंधन के साथ रॉकेट को दूर के विमान में लॉन्च करने के लिए एक साइट बना सकता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखना है तो देख लो। A lunar based could be a site for launching rockets with locally manufactured fuel to distant place। मतलब रॉकेट को कहीं दूर यात्रा करनी है, मतलब किसी और प्लेनेट पर हमको लेकर जाना है, तो हम लोग उसको चंद्रमा पर एक समय होल्ड कर सकते हैं, या फिर फ्यूल वगैरह की जो जितनी भी चीज़ें होती है, जस्ट लाइक एक स्टेशन चंद्रमा को बनाया जा सकता है। जैसे एक बस को दूसरे स्टॉप तक जाना होता है तो बीच में छोटे छोटे स्टॉप आते हैं, तो चंद्रमा एक स्टॉप यहाँ पर हो सकता है, काइंड ऑफ। ठीक है, चलिए अब मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल की सतह पर मौजूद लाल रंग के आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का पतला वातावरण है और इसकी सतह की विशेषता चंद्रमा के प्रभाव वाले क्रेटर और घाटियों, रेगिस्तानों, पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ की टोपियों से लेकर है। मंगल जो है ओलंपस मॉन्स जो शील्ड ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और सौरमंडल में सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत 24 किलोमीटर, और वेलिस मैरीनेरिस सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटियों का एक स्थल है। मतलब मंगल ग्रह की ये विशेषता है ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ी घाटियों का एक स्थल है। मंगल ग्रह के 2 अनियमित आकार के चंद्रमा भी, फोबोस और डीमोस, जिनको बोला जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह इनको माना जाता है। कम वायुमंडलीय दबाव, पृथ्वी के 1% से भी कम के कारण मंगल की सतह पर तरल पानी मौजूद नहीं हो सकता है। ठीक है, मंगल को पृथ्वी की आंखों से, पृथ्वी जो है उस पर आप नग्न आंखों से देख सकते हैं। मंगल पृथ्वी की तुलना में कम घना है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 15% और पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 11% है। मंगल ग्रह पर दिखाई देने वाली भू आकृतियां दृढ़ता से सुझाव देती है कि ग्रह की सतह पर तरल पानी जो है यहाँ पर मौजूद हो सकता है, लेकिन अभी तक जो रिसर्च की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी नहीं है। ठीक है, संभवतः कई क्षुद्र ग्रहों के हमले के कारण मंगल ग्रह ने 4 अरब साल पहले अपना चुंबक मंडल खो दिया, मतलब उसमें चुंबकत्व कार्य नहीं करेगा, इसलिए सौर हवा मंगल ग्रह के आयन मंडल के साथ सीधे संपर्क में रहती है, जिससे वायुमंडलीय घनत्व जो है यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए सौरमंडल के सभी ग्रहों में मंगल की ऋतुएं पृथ्वी की तरह सबसे अधिक है, 2 ग्रहों के घूर्णनीय अक्षों के समान झुकाव के कारण। मैग्नेटोस्फीयर की कमी और मंगल का बेहद पतला वातावरण एक चुनौती है। ग्रह की सतह पर बहुत कम गर्मी का जो है स्थानांतरण होता है। सौर हवा की बमबारी के खिलाफ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन है। ठीक है, मंगल लगभग भूवैज्ञानिक रूप से मृत है, क्योंकि ज्वालामुखी गतिविधि के अंत ने ग्रह की सतह और आंतरिक भाग के बीच में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं थी, जितनी की पृथ्वी पर हो पाती, वो सब कुछ यहाँ पर बंद हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार जस्ट एक सिंपल सा कंपैरिजन देख लेते हैं पृथ्वी से मंगल का। पृथ्वी के व्यास का 53% है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 10% है। मंगल पर सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल 38% होता है। मंगल ग्रह का एक दिन जो है 1.03 पृथ्वी दिनों तक रहता है।
मंगल पर अक्षीय झुकाव 25.19 डिग्री है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के बहुत ही ज़्यादा करीब है। मंगल ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी के एक वर्ष से लगभग 2 गुना लंबा होता है, ऋतुएं भी यहाँ पर 2 गुनी होती है। मंगल का वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी के वायुमंडल की मोटाई 1% से भी यहाँ पर कम है, तभी हम लोग बोल रहे हैं इसका वातावरण काफ़ी पतला होता है। अब आउटर प्लेनेट बाहरी ग्रह की बात कर लेते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और बोना ग्रह कौन हो जाएगा यहाँ पर, प्लेटो, जिसको इस श्रेणी से हमने आउट कर दिया है। ठीक है, चलिए 4 बाहरी ग्रह जिन्हें गेस दिग्गज कहा जाता है, सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने के लिए ज्ञात द्रव्यमान का ये कितना है, 99% है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम को बनाते हैं और एक ठोस सतह की कमी होती है। हालांकि चंद्रमा जो है ठोस है, ठीक है, इसका जो चंद्रमा है, इसके जो बाहरी उपग्रह है, ठीक है। 2 सबसे बाहरी ग्रह यूरेनस और नेपच्यून बर्फ नामक पदार्थों से बने, मतलब पूरे बर्फीले हैं, जैसे कि पानी, अमोनिया और मैथेन, और अक्सर अलग अलग बर्फ के जायंट के रूप में इनको जाना जाता है, मतलब बर्फीले पहाड़ों के रूप में। सभी चारों दिग्गज के वलय हैं। हालांकि पृथ्वी से केवल शनि के वलय तंत्र को ही आसानी से देखा जा सकता है, जो शनि के आसपास वलय है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। नेपच्यून में सबसे तेज हवा की गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद होती है शनि के अंदर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वहां पर हवाएं चलती है। ठीक है, चलो अब 1 बाय 1 करके सारी बाहरी ग्रहों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सामने है बृहस्पति। यह बिना किसी ठोस सतह के जटिल पैटर्न है। बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा हैं, आइयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्ट्रो, को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। इनको गैलीलियन भी बोला जाता है क्योंकि गैलीलियो के द्वारा जो इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, गैनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। व्यास में इसको 5268 किलोमीटर आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि बुध से भी बड़ा है और पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है, व्यास में 3474 किलोमीटर, 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, गैनीमेड को। यह चंद्रमा और शुक्र के बाद रात्रि आकाश में तीसरी चमकीली सबसे प्राकृतिक वस्तु यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, चंद्रमा और शुक्र चमकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर तीसरी सबसे चमकीली वस्तु बृहस्पति को मान सकते हो। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के बाद आकाश में चौथी सबसे चमकीली, अगर सूर्य से भी कंपैरिजन करूं, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग चंद्रमा और शुक्र की बात करें, अगर सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के बाद देखें तो चौथी सबसे चमकीली वस्तु। ठीक है, इसके तीव्र घूर्णन हर 10 घंटे में जो है इसका घूर्णन होता है। ग्रह का आकार एक चपटे गोलाकार भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा उभरा हुआ है। बाहरी वातावरण स्पष्ट रूप से कई बैंडों में बटा हुआ है, जिसके कारण अशांति और तूफान यहाँ पर आते रहते हैं। बृहस्पति की यात्रा करने वाली नवीनतम जात जो है जूनो है। ठीक है, चलिए अब शनि ग्रह और अरुण के बारे में जान लेते हैं। शनि के वलय संभवतः बर्फ और बर्फ की जो चट्टाने हैं, है ना, के अरबों कणों से बने हुए। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, बुध से भी ये बड़ा है, अभी आपने देखा ये ऐसे, अगर सबसे बड़ा देखे तो गैनीमेड है ना, और उसके बाद टाइटन आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये सौरमंडल में पर्याप्त वातावरण नाइट्रोजन युक्त वाला एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, अरुण की बात कर ले, अन्य सभी ग्रहों के विपरीत ये काफी झुका हुआ और अपनी तरह से घूमता है, अर्थात इसकी घूर्णन की दूरी इसकी कक्षा के समतल में स्थित है। यूरेनस के ध्रुव उस समतल में स्थित है जहां अन्य ग्रहों की भूमध्य रेखा होती है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के घूमने की दिशा में सूर्य की कक्षा की परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य के उत्तरी ध्रुव से देखने पर कैसा लगता है, वामाव्रत यहाँ पर लगता है ना। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा वामाव्रत ये घूम रहे हैं। 8 में से 6 ग्रह जो है वामाव्रत तरीके से ही घूमते हैं, लेकिन वीनस जो है और आपका यूरेनस जो है, ये दोनों कैसे घूमते हैं, ये यहाँ पर अपना अपोजिट रोटेशन लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। बाकी सारे वामाव्रत यहाँ पर घूमते हैं, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, दक्षिणाव्रत दिशा में यहाँ पर घूमते हैं, यानी कि सन की डायरेक्शन के अपोजिट। बाकी 6 एक साथ घूमेंगे और ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर घूमते हैं। ठीक है, क्लियर है। बाकी 6 जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और ये दोनों अपने जो है क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर करेंगे, दक्षिणाव्रत में चलेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं नेपच्यून की। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून जो है आइस एंड को बाहरी सौरमंडल के जुड़वा बच्चे भी कहा जाता है। दैट मीन्स ये दोनों सिमिलर थोड़े हैं, है ना, और बर्फ से ढके हुए हैं, आइस का पूरा भंडार है। और ये हाइड्रोजन और हीलियम के घने वातावरण से घिरे हुए हैं, और इस भेद पर जोर देने के लिए बर्फ जैसे पानी, अमोनिया और मीथेन, बर्फ के जो है उच्च अनुपात इसमें पाया जाता है, बर्फ का ज़्यादा अनुपात पाया जाता है। नेपच्यून में सौरमंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे मजबूत निरंतर हवाएं 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर चलती है। ठीक है,
चलिए, अब कुछ सौरमंडल की और भी वस्तुएं हैं। सौरमंडल में और भी कई चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहली है आपके सामने क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्षुद्र ग्रह निर्माण के अवशेष हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित एक बेल्ट स्थित है ना, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों की गोलाकार श्रृंखला को ही क्षुद्र बेल्ट यहाँ पर कहा जाता है। आपने डायग्राम देखा था अभी, यहाँ पर कहाँ था, इतना सारा पढ़ लिया आज। चलो कहाँ है डायग्राम, ये रहा आपका एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसी से आपके आंतरिक और बाहरी ग्रह यहाँ पर क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। कहाँ थे हम लोग? ठीक है, ये होगी पहली सिचुएशन। ठीक है, क्षुद्र ग्रह निर्माण के अवशेष हैं। ग्रह के जितने भी निर्माण के जो अवशेष होते हैं वो क्षुद्र ग्रह में आ गए, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गोलाकार श्रृंखला को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। बृहस्पति के गुरुत्वीय हस्तक्षेप के कारण ग्रहों के निर्माण के अवशेष आपस में जुड़ने में विफल हो चुके हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट सूर्य से 2.3 और 3.3 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच में स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह कुछ बर्फ के साथ मुख्य रूप से दुर्दम्य चट्टानें और धात्विक खनिजों से बना हुआ है। क्षुद्र ग्रह आकार में सैकड़ों किलोमीटर से लेकर सूक्ष्म तक ये हो सकते हैं। सबसे बड़े साइरस को छोड़कर सभी क्षुद्र ग्रहों के छोटे सौरमंडल निकायों के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े जो हैं टूटकर उल्का पिंड बनाते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं, जिसको आप टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं साइरस की। साइरस जो 2.77 AU सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, व्यास में 946 किलोमीटर, एक प्रोटोप्लैनेट और एक प्रकार का बोना ग्रह है। साइरस का द्रव्यमान इतना बड़ा है कि उसका अपना गुरुत्व इसे एक गोलाकार आकार में खींच सकता है। इतना बड़ा मतलब उसका द्रव्यमान है। प्लूटो की बात कर लें और कैरिन की बात कर ले तो सबसे पहले प्लूटो को देखिए। पहले तक तो ये था, ठीक है, हमारी लिस्ट में था ग्रहों की, लेकिन अभी जो है इसको बाहर कर दिया गया। प्लूटो कूपर बेल्ट की सबसे बड़ी ज्ञात वस्तु है। चारों प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। 1930 में जब खोजा गया तो इसे 9वां ग्रह माना गया था। 2006 में इसको ग्रह की औपचारिक परिभाषा से बाहर कर दिया, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है वो ग्रह किसको मानते हैं? एक ऐसा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, द्रव स्थितिक संतुलन ग्रहण करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान उसका हो, लगभग गोल आकार का हो, किसी अन्य वस्तु का उपग्रह वो नहीं हो, है ना, किसी अन्य का उसको उपग्रह नहीं माना गया हो, और अपनी आसपास की कक्षा के क्षेत्र के मलबे और छोटी वस्तुओं को हटा दिया गया, मतलब उसके आसपास कोई डेब्रीज नेबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो ग्रह हो सकता है, लेकिन प्लूटो में ये कैटेगरी नहीं है। अब बोने ग्रह की जो कैटेगरी में वो परफेक्टली फिट हो रहा था। जस्ट लाइक बोना ग्रह एक ऐसी वस्तु है जो ग्रहों के मानदंड को तो पूरा करता है, सिवाय किसके कि उसमें डेब्रीज जो है फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल नेबरहुड, यानी कि इसने अपनी कक्षीय पड़ोसी से मलबे को साफ नहीं किया, मतलब उसके आसपास डेब्रीज वगैरह होती है ना, अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसको बोने ग्रह की कैटेगरी में रखा जाता है। तो प्लूटो इसी कैटेगरी में आता है। प्लूटो कूपर बेल्ट का एक हिस्सा है जिसमें लाखों बर्फीली चट्टानें और वस्तुएं हैं। इसके अलावा कूपर बेल्ट में कई अन्य वस्तुएं भी है जो प्लूटो के समान आकार की, जस्ट लाइक एरिस, ये भी प्लूटो की तरह ही है। अगर प्लूटो एक प्लैनेट है तो एरिस को भी फिर एक प्लैनेट मानो, तो ऐसे तो हमारे कितने 10 प्लैनेट हो जाते। ठीक है, तो प्लूटो की स्पेसिफिक इस कारण से, डेब्रीज के कारण से इसको जो मेन प्लैनेट होते हैं उससे बाहर करके बोने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसीलिए प्लूटो जिसका व्यास 2377 किलोमीटर है, कूपर बेल्ट को आयु द्वारा साइरस, क्षुद्र ग्रह बेल्ट और एरिस की तरह ही एक बोने ग्रह के रूप में यहाँ पर कंसीडर किया गया है। ठीक है, कूपर बेल्ट देखना है क्या होता है। कूपर बेल्ट क्षुद्र ग्रह बेल्ट के समान मलबे का एक बड़ा सा छल्ला होता है, लेकिन मुख्य रूप से बर्फ से बनी वस्तुओं का बना होता है, जिसका विस्तार सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तरफ होता है। ठीक है, आपने डायग्राम में देखा ही था ना, सबसे लास्ट में जो एक ऊपर बेल्ट बना हुआ था, एक पट्टी बनी हुई थी। ठीक है, उसमें क्षुद्र ग्रह में और इसमें ये डिफरेंस है कि ऊपर पट्टी जो है बर्फ की वस्तुओं की बनी होती है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं धूमकेतु की तरफ। चलिए इसके बारे में देखिए, ये कॉमेट्स धूमकेतु कुछ इस तरीके के दिखते हैं। एक धूमकेतु एक बर्फीला छोटा सा सौरमंडल का पिंड है जो सूर्य के करीब से गुजरने पर नाभिक पर सौर विकिरण और सौर हवा के प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है और एक दृश्य वातावरण या कोमा को प्रदर्शित करते हुए कभी भी बाहर निकलना शुरू कर देता है, जस्ट लाइक उसकी पूंछ की तरह। धूमकेतुओं की अत्यधिक अंडाकार कक्षाएं प्रतीत होती है, इस प्रकार से इनकी गति होगी। ग्रहों के विपरीत जिनकी कक्षाएं निकट वृत्ताकार होती है,
ये जमे हुए गैसों जस्ट लाइक पानी, अमोनिया, मैथेन और CO2 से बने होते हैं, जो चट्टानी और धात्विक खनिजों के छोटे छोटे टुकड़ों को साथ में रखते हैं। लघु अवधि के धूमकेतु कुछ 100 वर्षों की इनकी कक्षा होती है। कूपर बेल्ट या उससे जुड़ी बिखरी हुई डिस्क में उत्पन्न होते हैं, जो नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कूपर बेल्ट पर। लंबी अवधि के, जैसे कि कम अवधि है, मतलब वो 100 वर्षों तक अपनी परिक्रमा करेगा, और लंबी अवधि के भी होते हैं, कई हजारों वर्षों तक वो घूमते रहते हैं। ऊर्ट क्लाउड जिनको बोला जाता है, ऊर्ट क्लाउड बर्फीले पिंडों का एक विशाल खोल होता है, जो 5000 और 100,000 लगभग 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच दूरी पर स्थित सौर मंडल को घेरता है। बड़े धूमकेतुओं में से एक प्रकार का हेली धूमकेतु, सभी ने इसका नाम सुना ही है, लगभग 76 वर्षों में दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी के निकट आता है। ठीक है, सबसे लास्ट इसको 1986 में यहाँ पर देखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं उल्का पिंड। उल्का क्या होते हैं? एक उल्का पिंड जो है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या अन्य आकाशीय वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी ठोस मलबा यहाँ पर हो सकता है ना। देखो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये इस प्रकार से आते हैं उल्का पिंड। ठीक है, लूनार लेक के बारे में आपको पता ही है। सौरमंडल के सभी ग्रहों और चंद्रमा पर उल्कापिंडों का प्रभाव देखा जाना आम है। सबसे विशिष्ट उल्कापिंड क्रेटर जो है चंद्रमा और बुध की सतह पर पाया जा सकता है, क्योंकि ये नगण्य वातावरण के कारण भूगर्भीय रूप से निष्क्रिय है। सबसे बड़ा उल्का गड्ढा, जो उल्का का जो गड्ढा है, वो एरिजोना यानी कि USA में एक उल्का गड्ढा जो कि 1300 मीटर गहरा था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा उल्का गड्ढा माना जाता है। लगभग 10,000 साल पहले आया था, मतलब एक उल्का पिंड जो है पृथ्वी पर गिरा था। कहाँ पर गिरा था? USA में गिरा था 10,000 साल पहले, और उससे 1300 मीटर का गड्ढा यहाँ पर बन चुका था, है ना। मतलब काफ़ी स्पीड से आया होगा, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बारे में एक अपना फैक्ट भी देख लेते हैं इंडिया वाला। चिक्सुलप क्रेटर, ठीक है, मेक्सिको का यूक्रान प्रायद्वीप जो है एक उल्का प्रभाव के कारण हुआ था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने जो है डायनासोर जो कि 65 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस के अंत में सबसे बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गए थे। मतलब इसने क्या करा था, ये जब धरती पर गिरा था तो डायनासोर की जो मोस्टली प्रजाति थी उसको इसने यहाँ पर खत्म कर दिया था। तो डायनासोर के विलुप्त होने का कारण इसको भी यहाँ पर माना जाता है, एक आकाशीय घटना को भी यहाँ पर माना जाता है। भारत में बात कर ले तो भारत में क्या स्टेटस है? लोनार झील जो कि व्यास में 1.8 किलोमीटर है, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है, उल्कापिंड की वजह से बनी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में ढाला क्रेटर जो है व्यास में 14 किलोमीटर है, और रामगढ़ क्रेटर व्यास में 3.5 किलोमीटर। राजस्थान में कोटा पठार में एक संभावित उल्कापिंड क्रेटर ही है, जिसका निर्माण जो है उल्कापिंड की वजह से यहाँ पर हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये सारे कंसेप्ट हमने सौरमंडल के यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब कुछ बेसिक सी, बहुत बेसिक सी चीज़ें बची है ना। जस्ट लाइक सबसे चमकीला तारा कौन सा है ना, साइरस क्या होता है, डॉग स्टार क्या होता है ना, अवरोही क्रम में जो है इसको अरेंज करिए। तो ये सारी चीज़ें आपका 10 मिनट का एक सेशन और होगा। ठीक है, ये सेशन आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। दिन में एक सेशन रहेगा जिसमें हम लोग जो है 10 मिनट में ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद जो अगला सेशन होगा वो स्पेस के ऊपर होगा। ठीक है, तो स्पेस को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग सेशन में आपके डाउट्स भी हम लोग ले लें। ओके, थैंक यू।